नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो दोस्तों, पॉलिटी की इस सीरीज में हम इसके अगले भाग यानी कि मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे और जानेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में और आगामी सारे प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उससे रिलेटेड भी टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जो मौलिक अधिकार है, ये इसका जो प्रावधान है जो हमने अडॉप्ट किया है वो यूएसए से अडॉप्ट किया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से अडॉप्ट किया है। मौलिक अधिकार जो प्रावधान है ये हमने अमेरिका से लिया है। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि टोटल जो मौलिक अधिकार हैं अभी वर्तमान में वो 6 हैं, लेकिन दोस्तों मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें एक संपत्ति का अधिकार था। उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में संशोधन करके जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। तो दोस्तों चलिए, मौलिक अधिकार के ये पहला भाग है। अगला भाग मैं कल अपलोड मार दूंगा। तो चलिए, इस भाग में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और जो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार को मैंने आपको बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका जो प्रावधान हमारे संविधान में मिलता है ये भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। संपत्ति का अधिकार को मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और इसे मौलिक अधिकार के जगह इसे कानूनी अधिकार दिया गया। और इसका जो प्रावधान मिलता है ये अनुच्छेद 300A में मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। दोस्तों, अनुच्छेद 14 में जो उल्लेखित है विधि के समक्ष समानता, इसका कहने का तात्पर्य है कि इसके अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। यानी कि आप चाहे राजा हो या रंक हो, रईस हो या गरीब हो, आपके साथ कोई कानूनी भेदभाव नहीं होगा, कानूनी प्रक्रिया में भेदभाव नहीं हो सकता है। तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों कि कानून के सामने सब एक समान है तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक कानून बनाएगा। अब चलिए दोस्तों आते हैं अनुच्छेद 15 पे। तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध नहीं कर सकता है। तो इसका उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 15 में। तो अनुच्छेद 15 के अनुसार कहा गया दोस्तों कि इसके अनुसार राज्य किसी धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी नागरिक को उपरोक्त आधार पर किसी भी स्थान पर जाने से रोका नहीं जाएगा, लेकिन राज्य स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो इसका कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि राज्य के द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन में कभी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो, नस्ल से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, ऊंची नीची अगड़ी पिछली जाति से आते हो, आप मेल हो फीमेल हो, या आप छोटे शहर से आए हो या गांव से आए हो, आपके साथ राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 16 पे आते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगामी सभी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो हाँ दोस्तों, इसमें लोक नियोजन से संबंधित सभी विषयों में नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है। अपवाद आरक्षण है दोस्तों। तो जो पिछड़ी और जातियां हैं और जो आदिवासी लोग हैं, जो हम लोग के जैसे मतलब कम्पीट नहीं अभी तक कर पाए हैं, वो पिछड़े हैं, तो उनके लिए कुछ आरक्षण या कुछ ऐसा प्रावधान किया गया है ताकि वो भी समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि अनुच्छेद 16 और क्या क्या कहता है। तो दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 16 के तहत राज्य किसी विशेष पद हेतु नियोजन में किसी क्षेत्र में विशेष में अधिवास को अर्हता के रूप में घोषित कर सकता है। मतलब अगर लग रहा है कि ये जो है, मतलब जैसे कि कोई अगर ये हैंडीकैप है तो उनके लिए कुछ आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि जितना आप कर सकते हैं वो हैंडीकैप उतना नहीं कर सकता है, इसलिए हैंडीकैप को कुछ आरक्षण दे सकते हैं। इसके अनुसार ये है कि पिछला वर्ग को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो आप कर सकते हैं,
लेकिन जो मेन मुद्दा तो यही है कि लोक नियोजन में, और अगर आरक्षण भी लिमिटेड सीटों पे होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा है, बाकी सब जो होते हैं दोस्तों वो लोक नियोजन के अवसर में सबको समानता ही मिलती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को आप कुछ को लगेगा कि हाँ नहीं गलत है, लेकिन दोस्तों आरक्षण मेरे ख्याल से सही है। जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, हाँ इसमें संशोधन होना चाहिए। जैसे कि ये EWS आया, जिसमें मतलब जो युवा अनरिजर्व लोग थे, जो इकोनॉमिकली अच्छे नहीं थे, उनके लिए EWS आया। तो ये आरक्षण बहुत अच्छा है दोस्तों। और जैसे OBC हैं, तो OBC में जो क्रीमी नॉन क्रीमी होता है, तो क्रीमी लोग को आरक्षण नहीं मिलता है और नॉन क्रीमी को आरक्षण मिलता है। तो ये संशोधन होना चाहिए, लेकिन आरक्षण में संशोधन वक्त वक्त पे करें, लेकिन आरक्षण पिछड़े और कुचले लोगों के लिए ये जरूरी है दोस्तों। मैं आरक्षण को सपोर्ट करता हूं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, इसके अंतर्गत जो अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, और आप किसी भी धर्म, जाति, रंग के आधार पर उससे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते। तो हाँ दोस्तों, ये छुआछूत का जो अंत हुआ, ये अनुच्छेद 17 के प्रावधान से हुआ है दोस्तों, कि छुआछूत या भेदभाव आप किसी से नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जैसे उपाधि रखते थे ना, महाराजा रणबीर सिंह, ये बादशाह मोहम्मद अली जिन्ना, ऐसे करके कुछ जो होता था वो अब नहीं रख सकते, क्योंकि ये अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले कोई उपाधि नहीं लगा सकता। उदाहरण, स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधियां थीं, जैसे कि महाराजा, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह की सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि के लिए जा सकते हैं, पर उन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अपवाद, एजुकेशनल एंड आर्मी रैंक। हाँ दोस्तों, इसमें भी एक अपवाद है कि आप एजुकेशनल डिग्री अगर आपके पास है या आर्मी रैंक है, तो हाँ उससे आप आगे लगा सकते हैं। जैसे कि आप PhD कर रखे हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो आगे में प्रोफेसर रामचंद्र लगा सकते हैं। आप आर्मी में मेजर हैं, तो आपके आगे लगेगा मेजर श्याम सिंह। आप डॉक्टर हैं, तो आपके आगे डॉक्टर लगेगा डॉक्टर सुनील सिंह। तो ये अपवाद है दोस्तों, लेकिन हाँ बाकी जो स्वतंत्रता से पहले जो पूर्व जो उपाधियाँ थी, ये आप नहीं लगा सकते, इन्हें समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये दूसरे लोगों को हाथ पहुंचाते थे, इसलिए ये सब जो उपाधि थी वो खत्म कर दी गई। और जो उपाधि पढ़ के हासिल किया जाता है एजुकेशन के शिक्षा के दर में, उस उपाधि को अपवाद में रखा गया है, वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये उपाधि कोई भी अचीव कर सकता है, कोई भी आम नागरिक पढ़ के ये उपाधि को पा सकता है। इसलिए दोस्तों अब अगले अनुच्छेद पे आते हैं। अनुच्छेद तो आते हैं अब स्वतंत्रता के अधिकार पे। तो स्वतंत्रता का अधिकार का जो उल्लेख मिलता है, वो मिलता है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार में ही आता था क्या, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा करके इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान में कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, पर मूल संविधान के कुल 7 तरह का स्वतंत्रता का अधिकार था। बोला मैंने कि मूल संविधान में कुल 7 तरह के स्वतंत्रता का अधिकार था, लेकिन उसे अब कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। तो ये याद करना बहुत आसान है दोस्तों, जी तक। पहले देखिए, बोलने की स्वतंत्रता, आप बोल लीजिए, अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोल के सभा बना सकते हैं। तो क्या हो गया, 19B में सभा करने की स्वतंत्रता, आप अगर बोल के सभा बना सकते हैं, कोई आपको सुन रहा है तो सभा को संगठित भी कर सकते हैं, तो संगठित करके एक संगठन बना सकते हैं। तो 19 के C में जो उल्लेख मिलता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप अगर संगठन बना ही रहे हैं तो आप संगठन बना करके देश में घूम के अपने संगठन का प्रचार कर सकते हैं। तो कि देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है। 19E किसी भी क्षेत्र में निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता, आप अगर सब चीज़ का आवागमन कर सकते हैं तो कहीं भी देश में घूम सकते हैं या निवास कर सकते हैं या बस सकते हैं। और F जो है संपत्ति का अधिकार, जिसे तो हटा ही दिया गया है। और 19G में है व्यापार करने की स्वतंत्रता, आप इंडिया में कहीं भी किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकते हैं। इसका उल्लेख मिलता है स्वतंत्रता का अधिकार के अनुच्छेद 19 में, जो टोटल 6 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार में जो अनुच्छेद 20 है, दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण,
इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। अगर आप दोषी सिद्ध हो गए हैं, अगर मान लीजिए आप कोई अगर गैर कानूनी काम करते हैं या कोई भी क्राइम करते हैं, तो दोषी सिद्ध हो गया है, तो उसके संबंध में आपको 3 संरक्षण मिलता है। अगर आप मान लीजिए चोरी कर ही लिए हैं, और तो वो तो सिद्ध हो गया कि आप चोरी कर लिए हैं, तो इसके संबंध में 3 संरक्षण हम लोग को मिलता है कि एक अपराध की एक सजा है। कि ऐसा नहीं कि आप चोरी आज कर लिए तो आपको सजा मिल गया तो उस चोरी का फिर से सजा मिलेगा, नहीं। अगर आप चोरी किए हैं तो उसका सजा मिल गया तो उसका सजा फिर से दोबारा आपको नहीं मिल सकता है। अपराध करते समय जो कानून बना था उसी के तहत सजा। मान लीजिए आप 2023 में चोरी किए हैं और उसका सज़ा जो है क्या बोलते हैं 1 साल है, चोरी का सज़ा 1 साल है, लेकिन आपका जो फैसला आते आते हो गया, मतलब 2025 हो गया और 25 में जो है चोरी का सज़ा 3 साल हो गया है, लेकिन 2023 में तो चोरी का सज़ा 1 ही साल था। तो जिस समय आपने अपराध किया था उस समय के कानून में जो सज़ा था कि चोरी का सज़ा 1 साल है, तो 2025 में भी जो अगर फैसला आएगा तो आपको चोरी का सज़ा 1 साल ही होगा। तो इसका दूसरा संरक्षण क्या है दोस्तों, कि अपराध करते समय जो कानून बना था उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी। खुद को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, पुलिस की जब आप कस्टडी में जाते हैं तो पुलिस लोग मार मार के खुद के खिलाफ मतलब बोलने का और ये स्वीकार करने का थी बोलते हैं कि आप नहीं, आप बोलिए कि हाँ हम ही किए, आप ही चोरी किए हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब अनुच्छेद 21 पे आते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको जीवन का अधिकार भी बोलते हैं दोस्तों। तो हमें, अगर हम सुसाइड करते हैं तो ये क्या है, गैर कानूनी है, आपको जेल हो सकती है आप अगर सुसाइड करते हैं तो, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिया है, जीवन का अधिकार दिया है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। आप खुद भी अगर अपना अधिकार छीनते हैं तो आप जेल जा सकते हैं। तो चलिए अनुच्छेद 21A में आते हैं। तो दोस्तों ये सीमा संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया। तो हाँ दोस्तों, ये बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय था, जिससे मतलब हमारे देश में एक क्रांति के जैसा ही समझिए आ गया था कि जो 46वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसमें सरकार ने प्रावधान किया कि वर्ष 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं इनका फ्री में शिक्षा होगा और अनिवार्य शिक्षा होगा। अगर आप नहीं, आपका पेरेंट्स ये नहीं करवा रहे हैं तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो इसका उल्लेख किस में मिलता है शिक्षा का अधिकार का, तो ये मिलता है अनुच्छेद 21A में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 22 में। तो हाँ, अनुच्छेद 22 में मिलता है गिरफ्तारी से संरक्षण। वो तो हो गया कि गिरफ्तार आप जो था, ये क्या बोलते हैं इसमें 21 में था कि आप दोषी सिद्ध हो गए, चोरी कर लिया, पकड़े गए, तब संरक्षण। लेकिन गिरफ्तारी, अभी आप कुछ क्राइम साबित नहीं हुआ है और आपको गिरफ्तार होने आ रहे हैं, तो उस गिरफ्तारी होने से उस गिरफ्तारी से भी संरक्षण है। 2 प्रकार का संरक्षण मिला है। तो पहला है अपराध के बाद, देखिएगा गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तारी हो रहा है अगर आप अपराध कर दिए उसके बाद का दंडात्मक निरोध। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अगर अपराध कर चुके हैं उसके बाद अगर कोई आपको पुलिस पकड़ने आया है तो वो पहले आप उससे हिरासत में लेने का कारण उसको बताना होगा कि आप मतलब किस लिए हमको पकड़ के लेके जा रहे हैं। दूसरा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। हाँ, तो जो ये होंगे वहाँ के मतलब जो जहाँ पे आप जिस एरिया में आपको पकड़ा गया है उसमें जो कोर्ट होगा या छोटा सा सिविल कोर्ट होगा, उसका जो जज होता है उसके समक्ष आपको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष आपको पेश करना पड़ेगा और अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। और हाँ, आप अपने पसंद का वकील ले सकते हैं, उसका सलाह ले सकते हैं और अपने लिए संरक्षण ले सकते हैं, तो अपने मनपसंद वकील का। और दूसरा, अपराध से पहले निवारक निरोध कानून। अगर अपराध नहीं हुआ है उससे पहले निवारक निरोध इसको बोलते हैं। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार कर किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, अगर लग रहा है कि ये आदमी मतलब इसका क्राइम रिकॉर्ड है, पहले से भी ये क्राइम कर चुका है और ये दंगा फसाद हो सकता है, ये कर सकता है, तो इसको अगर लगता है पुलिस को तो चाहे तो उसको क्राइम करने के पहले भी पकड़ के बंद कर सकता है ताकि माहौल को ये ख़राब ना करे। तो ये एक अपराध के पहले भी आप दोस्तों ये कानून है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर उन्हें लगे कि आपका क्राइम रिकॉर्ड सही नहीं है, आप कुछ ऐसा भड़काऊ चीज़ कर सकते हैं, तो आपको
अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार कर दिया जा सकता है। वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। दोस्तों, तो जो मतलब जिनका क्राइम रिकॉर्ड होता है और लगता है मतलब कानून या पुलिस या को लगता है कि अगर ये मतलब माहौल समाज का ख़राब करेगा और ये दंगे फसाद में इसका नाम है और ये क्राइम रिकॉर्ड इसका अच्छा नहीं है, तो उसे बिना वारंट दिखाए ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और दंडाधिकारी को पेश किए बिना 3 महीने उसे हिरासत में रखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों ये तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसको जो रखा गया है अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है। इसके अंतर्गत है दोस्तों कि आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, मानव को खरीद या बिक्री नहीं कर सकते हैं, और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, और जो मतलब होता है ना, मतलब किसी को खरीद के मजदूरी करवाना, हाँ, मतलब उसको अपने अंदर खटाना, उस पर ये करना जो पहले होता था पहले के ज़माने में, तो बंधुआ मजदूरी पे प्रतिबंध। तो दोस्तों इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद या बिक्री नहीं की जा सकती और न ही उसे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। तो हाँ दोस्तों, मैंने बताया कि किसी भी आदमी को आप खरीद या बेच नहीं सकते हैं, या किसी को ज़बरदस्ती आप अपने अंदर मजदूरी या काम नहीं करवा सकते हैं। तो इसका उल्लेख जो या प्रावधान जो मिलता है वो अनुच्छेद 23 में मिलता है। तो चलिए अनुच्छेद 24 में आते हैं। तो अनुच्छेद 24 में बाल नियोजन पर प्रतिबंध किया गया है। तो हाँ दोस्तों, बाल नियोजन मतलब कि जो बच्चे हैं, जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं, उनको कारखाने, खदान या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो जो जैसे कि जोखिम भरे काम है, जैसे आप खदान है, जैसे कोयले की खान में आप उसे नहीं रख सकते, कोई ऐसा फैक्ट्री है जहाँ केमिकल से ऑपरेट होता है, तो वहाँ आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजन पे नहीं रख सकते, काम पे नहीं रख सकते। तो ये दोस्तों जो अनुच्छेद 24 में जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब आप बच्चे को नहीं रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस मौलिक अधिकार के सीरीज में इतना ही था। अगला जो इससे आगे का जो मौलिक अधिकार है ये मैं अगले वीडियो में डालूंगा। और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और ये जितना भी मैंने ये जो बना रहा हूँ ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो आ सकता है वो भी मैंने डाला है। और इससे दोस्तों आप अगर कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आने वाला। आप अगर एग्ज़ाम दे या पढ़ रहे हो तो आपको पता चल ही रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।